हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पर। और यहाँ पे क्लास 12th हिंदी का, जी हाँ, ये आपका सामान्य हिंदी का पेपर है। आप इस सामान्य हिंदी के जो क्वेश्चन अभी मैं बता रहा हूँ उसको मैं 2-3 पार्ट में कर दूंगा ताकि आप बोर भी ना होने पाए और आपका पेपर भी कहीं ना कहीं तैयार हो जाए। तो जितने भी मैं वीडियोज ले आ रहा हूँ ना, चाहे वो आपका ऑब्जेक्टिव का हो, प्रीवियस ईयर, या फिर हम बात करें अदलगुत्तरी का हो, कोई भी बायोलॉजी केमिस्ट्री, या फिर प्रॉपर हेडिंग में प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही साथ जो इंग्लिश से हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेटर राइटिंग और क्लास 12th इंग्लिश की और हिंदी के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा का सारा मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। बस आप इसी बेस पे पढ़ के जाइएगा और देखिएगा 16 फरवरी को हिंदी में आप 100 नंबर छाप के आएंगे। बिल्कुल छाप के आना, कुछ नहीं दम है यार, कुछ भी बिल्कुल दम नहीं है। केवल आप मेहनत कीजिए और आप कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है ना। चलिए, तो ये सामान्य हिंदी का पेपर है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे खंड क को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे देखेंगे तो आपका ये सन 2022 का पेपर है। 302 DU, 302 DU किसका है? ये सन 2022 का आपका पेपर है, ठीक है ना। और इसी को पूरा पूरा हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे तो आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा। 100 नंबर का क्या रहने वाला है? पूर्णांक रहने वाला है, ठीक है ना। प्रारंभ के जो 15 मिनट मिलेंगे आपको, वो प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए क्या रहेंगे? निर्धारित रहेंगे कि भाई आपको प्रश्न पत्र को क्या करना है? पढ़ना है। उसके बाद ही उसका क्या देना है? आपको उत्तर मेंशन करना है। और जितना हो सकेगा मैं सरल भाषा में सरल तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आपका सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए और अच्छे से आप मतलब ये समझ के चलिए कि आप अच्छा नंबर स्कोर कर पाएँ। अगर एक क्वेश्चन है तो उसके कितने आंसर बनेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मैं आपको एक ही क्वेश्चन है तो बस ऐसे ही दे दूंगा। और मैंने बच्चे से बोर्ड की कॉपी में सॉल्व करवाया है, इसको आप उत्तर देख सकते हैं। पहले खंड क डालेंगे, फिर प्रश्नोत्तर नंबर आप डालते हैं। इसी प्रकार से आपको लिखना है, क्लियर है ना। चलिए, यहाँ पे क्या सबसे पहला प्रश्न है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका है आनंद कादम्बिनी, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण या दीनमान। तो जो पंडित पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा जो संपादित पत्रिका है वो है आपका ब्राह्मण। कौन सी है? ब्राह्मण है, ठीक है ना। ब्राह्मण किसकी है? ये पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका है। लेकिन जो यहाँ पे आनंद कंदाबिनी है, ये आनंद का दिम्बिनी जो है ये किसकी है? तो ये जो है याद रखिएगा, ये है आपकी बद्री नारायण चौधरी। किसकी है? बद्री नारायण चौधरी की है। बद्री नारायण चौधरी की है, जिसको हम लोग प्रेम घन भी कहते हैं, ठीक है ना। देखिए, एक क्वेश्चन के हम लोग क्यों आंसर, अब ऐसा तो है नहीं कि यही मान लीजिए पेपर में क्या करेगा, इसको ना दे के ये पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी बद्री नारायण चौधरी यानी प्रेम घन द्वारा संपादित पत्रिका है, तब तो ब्राह्मण नहीं होगा ना, तब क्या होगा? आनंद कादम्बिनी हो जाएगा। और हिंदी प्रदीप किसकी है? हिंदी प्रदीप किसकी है? तो बालकृष्ण भट्ट की है। किसकी है? बालकृष्ण भट्ट की है। बालकृष्ण भट्ट की कौन सी है यहाँ पे? बालकृष्ण भट्ट की जो है वो है हिंदी प्रदीप। और दीनमान किसकी है? तो ये अज्ञेय की है। किसकी है? अज्ञेय की। अज्ञेय की कौन सी है यहाँ पे? दीनमान। कौन सी है? दीनमान है, याद रखिएगा ना। चलिए, ये हो गया आपका। यहाँ पे ख वाला है। ख वाला क्वेश्चन क्या है? रामचंद्र शुक्ल की रचना है। रामचंद्र शुक्ल की रचना कौन सी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी वाला हो जाएगा, त्रिवेणी। त्रिवेणी किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की है। लेकिन 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 साहित्य लोचन किसकी है? साहित्य लोचन किसकी है? याद कर लीजिए, श्याम सुंदर दास की। किसकी है? श्याम सुंदर दास की है, ठीक है ना। साहित्य सहचर किसकी है? डॉक्टर हजारी प्रसाद की है। डॉक्टर हजारी प्रसाद की है। किसकी है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। और आलोचक की आस्था, आलोचक की आस्था किसकी है? डॉक्टर नागेंद्र की है। किसकी है? डॉक्टर नागेंद्र की है, याद रखिए। किसकी है? डॉक्टर नागेंद्र की है, क्लियर है। उसके बाद ग वाला क्वेश्चन है। ग वाला क्वेश्चन क्या है? कर्मभूमि किस विधा की रचना है? जो कर्मभूमि है वो किस विधा की रचना है? तो यहाँ पे जो कर्मभूमि है ये किसकी विधा की रचना है? किस विधा की रचना? तो यह एक उपन्यास है। कर्मभूमि क्या है? एक उपन्यास है। और इसके रचनाकार कौन है भाई साहब? कर्मभूमि के रचनाकार कौन है? तो याद कर लीजिए, प्रेमचंद्र। कौन है? याद रखिएगा, प्रेमचंद्र है। इस उपन्यास के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद्र है। प्रेमचंद्र कौन है? कर्मभूमि
कर्मभूमि, कर्मभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है आपके? प्रेमचंद्र हैं। भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक हैं, भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन हैं? जैनेन्द्र कुमार, श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, विद्यानिवास मिश्र। कौन? विद्यानिवास मिश्र। तो भाग्य और पुरुषार्थ के जो लेखक हैं वो हैं जैनेन्द्र कुमार हैं। कौन है? जैनेन्द्र कुमार भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक हैं। भाई साहब आप 16 फरवरी के दिन छाप के आइएगा 12th हिंदी में, पूरी 12th हिंदी की तैयारी करवा दूंगा। आपको 10 वीडियो कल से देना पड़े तो मैं कल से आपको 10 वीडियो दूंगा, लेकिन आपको जबरदस्त तरीके से मेहनत करनी है, हमारे साथ मेहनत करना है आपको, और कुछ भी नहीं करना। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? तो वो है सरस्वती। कौन सी है? सरस्वती जो है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे है पद्मावत का रचना काल है। पद्मावत का रचना काल कौन सा है? तो रीतिकाल है। पद्मावत का रचना काल कौन सा है? रीतिकाल है। ये दूसरा गक है। एक पहला का 5 प्रश्न आते हैं और दूसरे के 5 प्रश्न आते हैं। तो पद्मावत किसकी है? तो ये पद्मावत, सॉरी जो पद्मावत है ना, जो पद्मावत है ये भक्ति काल की रचना है। याद रखना कौन सी रचना है? भक्ति काल की रचना है। पद्मावत किसकी रचना है? भक्ति काल की रचना है। इसके रचनाकार मालिक मोहम्मद जायसी हैं। कौन है? मालिक मोहम्मद जायसी। मालिक मोहम्मद जायसी हैं। किसके हैं? ये हैं पद्मावत। पद्मावत का रचनाकाल कौन सा है? भक्ति काल है। इसके रचनाकार कौन है? मालिक मोहम्मद जायसी हैं। उसके बाद यहाँ पे सरोज स्मृति के रचयिता कौन है? सरोज स्मृति के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या अज्ञे। तो सरोज स्मृति के रचयिता कौन है? इसमें से आपको राइट आंसर आपको निकालना है। ख का यहाँ पे आपको राइट आंसर देना है। तो ख का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कौन है? सरोज स्मृति के रचयिता है। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ठीक है ना। उसके बाद ग यहाँ पे ग क्या है? निम्नलिखित कवियों में से कौन छायावादी कवि नहीं है? नागार्जुन, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो निम्नलिखित कवियों में से कौन छायावादी कवि नहीं है? तो ग का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका नागार्जुन। नागार्जुन कौन है? छायावादी कवि नहीं है। लेकिन सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा ये तीनों के तीनों छायावादी कवि हैं, लेकिन नागार्जुन छायावादी कवि नहीं है। तो भाई साहब नागार्जुन किस वाद के कवि हैं? प्रगतिवादी कवि हैं, और सॉरी प्रगतिवादी कवि हैं। हमने कवि बोल दिया, माफी चाहेंगे, कवि हैं। कौन से हैं? प्रगतिवादी कवि हैं। याद रखिए कौन से कवि हैं? प्रगतिवादी कवि हैं। घ वाला क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित में से रीतकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना की है? घनानंद, पद्माकर, बिहारी लाल या भूषण। तो घ का यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो घ का यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? भूषण। कौन सा हो जाएगा? भूषण है। भूषण कौन से हैं? वीर रस के रचनाएं लिखी हैं। रीतकाल कवि भूषण जी वीर रस की रचनाएं की हैं। क्लियर है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है तार सप्तक का है। देखिए तार सप्तक के संपादक थे अज्ञे, धर्मवीर भारती, दिनकर, गिरिजा कुमार माथुर। तो तार सप्तक के जो संपादक थे वो थे अज्ञे जी थे। अज्ञे कौन थे? तार सप्तक के संपादक थे। क्लियर है ना इतना। अब यहाँ पे देख लिए उसी चीज को मैंने यहाँ पे यूपी बोर्ड की कॉपी पर लिखा, एक बच्चे की कॉपी है, सॉल्व किया है बच्चा। आप खुद देख लीजिए किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, जरा देख लीजिए। आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना है। मैंने उत्तर तो बता दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते, नहीं तो इसका मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी पे भेज दूंगा। ठीक है ना। उसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर 3 स्टार्ट होता है। यहाँ पे देखिए 3 क्या है आप देखिएगा। यहाँ पे दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के आपको क्या देना है? उत्तर देना है। यहाँ पे है क्या? यहाँ पे है जन का प्रवाह अनंत होता है। क्या होता है? जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदात्म प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन की संततवाही जीवन की नदी की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का क्या होता है? निर्माण करना होता है। यहाँ पे सबसे पहला है कि
पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का शीर्षक कौन सा है? राष्ट्र का स्वरूप है, और लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है। याद रखना पाठ का शीर्षक कौन सा है? तो पाठ का जो शीर्षक है याद रखना कौन सा है? राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप, स्वरूप। और लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं वो हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। कौन है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, अग्रवाल जी हैं। क्लियर है ना? तो ये जो पॉइंट है ना, मैं की पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है ना। अब देखिए राष्ट्र का स्वरूप, अब यहां पर देखिए राष्ट्र जुड़ा है कि नहीं, तो राष्ट्र जहां पे दिखाई दे यानी कि राष्ट्र का स्वरूप है, और राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। इनका जीवन परिचय भी आप लोग याद कर लीजिएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ना? तो उसी चीज को आप देखिए यूपी बोर्ड की कॉपी में लिखा गया है, प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से क्या है? अवतरित है। क्लियर है ना? उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का प्रवाह से आशय क्या है? यानी कि जल का प्रवाह का आशय क्या है आपको लिखना है। तो जल का प्रवाह जो आशय है वो मानव सभ्यता के अस्तित्व से है। याद रखना क्या लिखेंगे? जल का प्रवाह आशय मानव सभ्यता के अस्तित्व से है। क्लियर है ना? इतना उत्तर लिख देंगे, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भूमि के साथ किसने तदात्म प्राप्त किया है? तो भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदात्म स्थापित किया है। किसने किया है? राष्ट्रीय जन ने तदात्म स्थापित किया है। क्लियर है ना? उसके बाद यहाँ पे है जन का जीवन किस तरह है? जो जन का जीवन है वो किस तरह है? तो भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदात्म प्राप्त किया, तो ये तो हो गया। अब यहाँ पे जन का जीवन किस तरह है? तो जन का जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। जन का जीवन पृथ्वी पर किसकी तरह है? नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण होता है। जिस प्रकार जो लहरें होती हैं, नदियां होती हैं, वो उत्थाने और घाटों का निर्माण करती हैं, उसी प्रकार व्यक्ति का जीवन भी नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा, यानी कि जिस प्रकार वो कर्म करेगा और अपना श्रम करेगा, उसके द्वारा वो निर्माण करेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए लास्ट वाला रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब भाई साहब आपको रेखांकित अंश की व्याख्या कहाँ से कहाँ तक करना था, या समझ के चलिए, रटना नहीं ना। जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदात्म प्राप्त किया। इसको मैं दो प्रकार समझाऊंगा। सबसे पहले समझिए आप लोग कि रेखांकित अंश में लेखक कहना चाहता है कि, मतलब कि आप समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पे। ये बोल रहा है कि लेखक कहना चाहता है कि आपको थोड़ा जोड़ना है कि जन का प्रवाह अनंत है। जन का प्रवाह क्या होता है? प्रवाह क्या है? अनंत है। नदी के प्रवाह के समान राष्ट्र के निवासी भी अनंत काल से भूमि और राष्ट्र में आते रहते हैं। यानी कि जिस प्रकार जो नदियां होती हैं वो पृथ्वी पर आती हैं, बहती रहती हैं, जब बारिश होती है तो नदी का निर्माण होता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति है इसका भी निर्माण होता रहता है, खत्म होता रहता है, मतलब आते रहते हैं और जाते रहते हैं, ऐसा कवि कहना चाहता है। ठीक ना? और यह कारण है कि हजारों वर्षों से भूमि के साथ वहां के जन का भी संबंध बना हुआ है। यानी कि सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदात्म प्राप्त किया है। तो चलिए अब इसको अच्छे से क्या लिखना है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे लिखना है इसको अच्छे से। प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर बदलता रहता है तथा उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किंतु राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला निरंतर चलती रहती है। मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा रहता है। इसी कारण हजारों वर्षों से मनुष्य ने अपनी भूमि के साथ तदात्म स्थापित किया हुआ है। क्लियर है ना? उसके बाद यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या आपका तीसरा तो हो गया आपका। अब यहाँ पे चौथा आएगा। चौथा देखिए क्या है, ये तो आपको करना नहीं, केवल एक ही करना रहेगा। ठीक है ना? दोनों में से कोई एक ही करना है। अब आपका पद्यांश आएगा। क्या आएगा? पद्यांश आएगा। कौन सा आएगा यहाँ पे? पद्यांश। देखिए दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। क्या देना है? उत्तर देना है। तो जो मैं पद्यांश यहाँ पे सॉल्व किया हूँ वो मैं ये वाले को पद्यांश सॉल्व किया हूँ, इसको नहीं सॉल्व किया हूँ। ये वाला पद्यांश मैं यहाँ पे सॉल्व किया हूँ। ये वाला पद्यांश यहाँ पे, यहाँ से शुरू है, हाँ यहाँ से ये वाला, ये दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुखगात, जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश की वह रहस्य वरदान कभी मत जाओ इसको भूल। ठीक है ना? तो ये क्या है आपका? ये है पद्यांश।
अब इस पद्यांश में देखेंगे आपके 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। सबसे पहला है कवि और कविता का नाम लिखिए। श्रद्धा किसे हताश मन को प्रेरणा दे रही है? रजनी किसका प्रतीक है? सुखल का नवल प्रभात कब आता है? और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे है कवि और कविता का नाम लिखिए। तो उपयुक्त पद्यांश के कवि जयशंकर प्रसाद हैं और यह रचना कामायनी के श्रद्धा मनु शीर्षक से अवतरित है। किससे है? श्रद्धा मनु शीर्षक से अवतरित है। कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। बस काम खत्म हुआ। इसके कौन है? इसके कौन है? तो ये श्रद्धा मनु से लिया गया है और इसके लेखक कौन है? इसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे श्रद्धा किसके हताश मन को प्रेरणा दे रही है? तो श्रद्धा मनु के हताश मन को प्रेरणा दे रही। किसको मन को दे रही है? मनु के मन को। किसकी दे रही है? मनु के मन को। मनु के मन को प्रेरणा दे रही है। रजनी किसका प्रतीक है? तो जो रजनी है यह दुख का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? दुख का प्रतीक है। बस काम खत्म। याद है कितना शॉर्ट भाषा में आपको लिखवा रहे हैं भाई। 2 नंबर पक्का। सुख का नवल प्रभात कब आता है? तो सुख का जो नवल प्रभात आता है मनुष्य जीवन में व्याप्त दुखों के बाद सुख का नवल प्रभात आता है। ठीक है ना। जब क्या होता है? जब उसका दुख खत्म हो जाता है तो उसके बाद सुख का नवल प्रभात आता है। यहां देखिए सुख का नवल प्रभात, विकसता सुख का नवल प्रभात, यानी कि जब दुख का खत्म हो जाता है तो उसके बाद सुख का नवल प्रभात आता है। उसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश की व्याख्या क्या क्या है? दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, यानी कि मनु को श्रद्धा समझाते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार रात्रि के बाद सूर्योदय होता है, यानी जब रात होती है तो उसके बाद सूर्योदय होता है। ठीक है ना। और संपूर्ण जगत प्रकाशमय हो जाता है। जो अपना विश्व है इसमें देखेंगे चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में व्याप्त दुखों के पश्चात सुख का सूर्य उदित होता है। याद रखना, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, यानी कि जो मनु है श्रद्धा को समझाते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार रात के बाद दिन होता है और संपूर्ण जगत प्रकाशमय हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में व्याप्त दुखों के बाद सुख का सूर्य उदित होता है या उदय होता है। क्लियर है ना। इतना लिख देंगे भाई साहब, 10 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। इसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेने चाहते हैं तो ये देखिए वही चीज लिखा गया है यहाँ पे, आप इसका ले सकते हैं, देख सकते हैं ना। यहाँ देखिए यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद चलिए देखते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देख लीजिए। यहाँ पे है, ये तो नहीं करना, बस एक ही करना है। चौथा हो गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा कर लिए हम लोग। अब यहाँ पे चलिए हम लोग 5वें की तरफ चलते हैं। 5वां क्या है यहाँ पे, ये देखिए 5वां है यहाँ पे कि किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। मैं 5 नंबर दूंगा, बोर्ड कहता है। तो चलिए देख लेते हैं भाई साहब इसको। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कौन कौन है यहाँ पे? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कई बार मैंने प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जीवन परिचय बता दिया है। चलिए फिर से मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, हर बार बताऊंगा ताकि आपको याद हो जाएगा जीवन परिचय। जीवन परिचय प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का लिखना है। प्रश्न उत्तर नंबर 5 का प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जन्म आंध्र प्रदेश में सन 1919 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृति तेलुगु में हुई, लेकिन ये हिंदी के प्रकांड विद्वान थे। ये आंध्र विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष एवं प्रोफेसर भी रहे। इनके निर्देशांक में हिंदी और तेलुगु साहित्यों के विविध पक्षों के तुलनात्मक अध्ययन पर पर्याप्त शोध कार्य हुए और सन 2005 में इनका स्वर्गवास हो गया। ठीक है ना। और इनकी रचनाएं देखेंगे तो अब तक प्रोफेसर सुंदर रेड्डी के जो थे 8 ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। कौन कौन से जरा उसको देख लीजिए। साहित्य और समाज, मेरे विचार, हिंदू और तेलुगु दक्षिण की भाषा है उनका साहित्य, वैचारिकी, शोध और बोध, तेलुगु वारुल, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया। ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन भी पूछा गया था, जो कि मैं कल प्रीवियस ईयर जब मैं क्वेश्चन बहुविकल्पी सॉल्व करा रहा था तो उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। अब इनका साहित्य में स्थान क्या लिखेंगे? तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी एक सर्वश्रेष्ठ विचारक, समालोचक और निबंधकार हैं। ये हिंदी भाषी प्रदेशों के निवासी होते हुए भी अहिंदी मतलब जहां हिंदी नहीं बोली जाती भी हिंदी भाषा के प्रकांड विद्वान हैं।
शोध कार्य एवं तुलनात्मक अध्ययन इनके प्रमुख विषय हैं। हिंदी क्षेत्र में इनका हिंदी रचना कार्य और हिंदी साहित्य के लिए वरदान स्वरूप है। उसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर 5 का ख, देखिए ये 5-5 नंबर के हैं। कवि का जीवन परिचय और लेखक का जीवन परिचय। तो लेखक का साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय भाई साहब एक ही है, याद रखिएगा। और कृतियां लिख दिया। अब यहाँ हम लोग कवि का देख रहे हैं। कवि का साहित्यिक परिचय लिखना है 80 शब्दों में। मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और महादेवी वर्मा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को ले रहे हैं, ठीक ना। इनका जीवन परिचय लिखेंगे या साहित्यिक परिचय डाल सकते हैं। श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध आधुनिक हिंदी खड़ी बोली के प्रथम महाकवि थे। इन्होंने काव्य के क्षेत्र, भाव और भाषा दोनों दृष्टियों से नए नए प्रयोग किए और युगानुरूप नवीन आदर्शों की प्रतिष्ठा की। हरिऔध का जन्म संवत 1922 यानी सन 1865 में ग्राम निजामाबाद, जिला आजमगढ़ के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह और माता रुक्मणी देवी था। संवत 1966 और उत्तरोत्तर उन्नति कर सदर कानूनगो के पद पर पहुंच गए। इसके पश्चात अवकाश ग्रहण कर आजमगढ़ को अपना निवास स्थान इन्होंने बना लिया, ठीक है ना। उसके बाद और वहीं रहकर साहित्य सेवा में अपना जीवन लगा दिए। फिर सन 1945 में इनका स्वर्गवास हो गया। इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी? तो इनके द्वारा रचनाएं जो है निम्नलिखित हैं, जैसे प्रिय प्रवास, रस कलश, वैदेही वनवास और प्रेमचंद्र। साहित्य में स्थान लिखेंगे तो निसंकोच हम यह कह सकते हैं कि हरिऔध जी काव्य प्रतिभा विविध रूपणीय हैं। वे अपनी रचनाओं में कहीं रीतकालीन हैं तो कहीं भारतेंदु और कहीं द्विवेदी कालीन हैं तो कहीं नवयुग कालीन। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुल आपको कितने टॉपिक बताया? तो मैंने आपको बहुविकल्पी वाला और उसके बाद गद्यांश पद्यांश, ठीक है ना। उसके बाद आपका मैं जीवन परिचय यहाँ पे बताया। तो कुल आपको अगर देखेंगे तो 2 जीवन परिचय हो गए, 2 टॉपिक हो गए, गद्यांश पद्यांश आपका एक एक, यानी वहाँ पे अगर देखेंगे तो 5-5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, आपके कितने टॉपिक हो गए? 12 टॉपिक हो गए। उसके बाद आपके 10 बहुविकल्पी, तो कितने हो गए कुल आपके पास? तो कुल आपके पास 22 टॉपिक हो गए। तो भाई साहब इसमें मैं प्रश्नोत्तर संख्या 5 तक क्लियर किया हूँ। आगे मैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 मैं पूरा क्लियर करने वाला हूँ। तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देते। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।